Fever Stories। आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी, तिरंगे की जुबानी। इधर भगवती चरण वोहरा सेनापति आजाद के दिमाग के परखच्चे उड़ाकर चले गए थे। उधर 6 अप्रैल 1929 को दिल्ली की सेशन कोर्ट में भगत और बटुकेश्वर दोनों ने जज और वकीलों सबके पसीने छुड़ा रखे थे। हम मानते हैं कि हमने बम फेंका, जानबूझकर फेंका, लेकिन हमारा इरादा किसी की हत्या करने का नहीं था। आप जांच कर सकते हैं। उस बम में ऐसा कुछ भी नहीं था जो इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा सके। So then what was your ideology behind this cruel bomb blast? आप आइडियोलॉजी की बात करते हैं। आपकी आइडियोलॉजी क्या है जज साहब? आपकी सरकार की आइडियोलॉजी क्या है? व्यापार की याचनाएं करते हुए किसी देश में घुसना, फिर उसकी जड़ें काटना, उसके ही लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटना, उसके रिसोर्सेज को चूसना और फिर उन्हीं लोगों पर जुल्म करना, उन्हें फांसी पर चढ़ाना और फिर जज की सीट पर बैठकर बेबुनियाद नाहक फैसले सुनाना। So, you don't believe in this law, is it? चांदी की तरह चमचमाती बेदाग आजादी के इरादे रखने वाले आपके काले कानूनों को नहीं मानते जज साहब, उन पर थूकते हैं। थूक। Take these shameless revolutionary away from my court. I sentence these two to life imprisonment for the hideous crime of bombing the Indian National Assembly. भगत और बटुकेश्वर की गिरफ्तारी के 7 दिन बाद ही 15 अप्रैल 1929 को लाहौर में बम फैक्ट्री पकड़ी गई थी और सुखदेव भी कुछ साथियों के साथ मौकाए वारदात पर पकड़ा गया। इधर धरपकड़ के बाद राजगुरु को भगवती भाई ने उत्तर प्रदेश में किसी गुप्त स्थान पर भेज दिया था। भगवती भाई अब अकेले हो गए थे। भगत के गिरफ्तार हो जाने के बाद से भगवती भाई एकदम पागल से हो गए थे। उनके अंदर एक अजीब सी नफरत पैदा हो गई थी। HSRA की केंद्रीय समिति की ना के बावजूद भी वे बम विस्फोट करने की अपनी जिद पर अड़े रहे और उनकी मर्जी के खिलाफ ही 22 दिसंबर 1929 की रात वे दोनों वायसरॉय की ट्रेन उड़ाने के लिए निकल पड़े। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड में उस रात हल्की बूंदाबांदी भी हो रही थी। यशपाल, सब तैयार है ना? हाँ, जमीन खोदने से लेकर बम विस्फोट तक का सब सामान तैयार है भाई। ये हम दोनों के अकेले का काम नहीं है। जी, मैंने पहले ही 2 अन्य क्रांतिकारियों भागराम और इंद्रपाल कोहली को बुला लिया है। वो हमें वहीं मिलेंगे। एक्शन के लिए जो स्थान चुना गया था वो मथुरा रोड स्थित पांडवों के किले के पास था, जिसे पुराना किला भी कहते हैं। वहां पहुंचकर जमीन खोदने और तार गाड़कर बैटरी फिट करने का काम रात के लगभग 12 बजे तक खत्म कर दिया गया। चलो, काम हो गया, वापस चलते हैं। बैटरी का बटन दबाने का काम तुम करोगे यशपाल। ठीक है भाई। वैसे एग्जिट प्लान के बारे में सोचा आपने? काम होने के बाद तुम दोनों बुलेट से गाजियाबाद स्टेशन की तरफ भागोगे, मैं वहीं तुम्हें मिलूंगा। 23 दिसंबर सुबह 6 बजे वायसरॉय की स्पेशल ट्रेन 60 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की तरफ भागी जा रही थी। तभी अचानक तेज धमाका हुआ और वायसरॉय की ट्रेन का एक कंपार्टमेंट उड़ गया। यह खबर अगले दिन के अखबारों की हेडलाइन बन चुकी थी। भगवती भाई कह दो कि एक्शन कामयाब रहा। काश कह पाता। धमाका हुआ, लेकिन ट्रेन के उस डब्बे पर नहीं जिसमें इरविन बैठा था। हमने खानसामे वाला डब्बा उड़ा दिया। एक आदमी भी मर गया। चिंता मत करो, फिर से कोशिश करेंगे। धुंध की वजह से मैं सही डब्बे का अंदाजा नहीं लगा पाया। मैंने कहा ना, चिंता मत करो। जाओ, अब खामोशी से अंडरग्राउंड हो जाओ। कलकत्ता के सुशीला दीदी के पास चले जाना, वहां तुम सेफ रहोगे। 23 दिसंबर 1929 के इस बम धमाके जिसमें वायसरॉय बच गया था, उसकी गांधी जी ने जमकर निंदा की। उन्होंने कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करवाया और फिर यंग इंडिया पत्र में कल्ट ऑफ द बॉम्ब के नाम से उसे प्रकाशित करवाया, जिसका बदला लेते हुए भगवती भाई ने बम का दर्शन नाम से एक लंबा चौड़ा लेख लिखा, जिसका गांधी जी ने वापस कोई जवाब नहीं दिया। 30 सितंबर 1929 को राजगुरु को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। जतिन दास के ही दोस्त फणींद्रनाथ घोष ने क्रांतिकारियों के खिलाफ बम बनाने की गवाही दे डाली और जय गोपाल, जो सैंडर्स हत्या में शामिल था,
उसने सबकी पहचान कर डाली। ये नहीं हो सकता दुर्गा, ये नहीं हो सकता। अरे संभालिए खुद को, आप ऐसे नहीं टूट सकते। अब टूटने को बचा ही क्या है? जय गोपाल फोनीदा ये तो अपने थे ना, ये कैसे धोखा दे सकते हैं? अरे चमड़ी पर चोट हर कोई नहीं सह सकता। हर कोई भगत सिंह और भगवती चरण वोरा नहीं होता। मैं उसके बिना अकेला पड़ गया हूँ। मैं अभी उनसे मिलना चाहता हूँ। मुझे भगत वापस चाहिए, मैं उसको छुड़ाऊंगा। मैं तुम्हारी जिद के सामने कब तक घुटने टेकूं भगवती? कब तक? बोलो। तुमने ट्रेन उड़ा दी, मगर क्या इरविन को मार पाए? हाँ? अब तुम जेल उड़ाना चाहते हो? मेरे पास पूरा ब्लूप्रिंट है। मैं किस तरह से उन्हें छुड़ाऊंगा, आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। ठीक है, बताओ क्या चाहते हो? देखिए, भगत और बटुकेश्वर लाहौर की बोरस्टल जेल में है। जेल और अदालत के बीच 2 मील का फासला है। इसी बीच फरीद गेट पड़ता है। हम वहां हमला करके भगत और बटुकेश्वर को आराम से छुड़ा सकते हैं। अरे लेकिन उसकी तैयारी के लिए बम चाहिए, पिस्टल चाहिए। सब मिलेगा। इतना कहते हुए दुर्गा भाभी ने आजाद के सामने 8 पिस्टल्स रख दी थी। ये लीजिए। ये क्या है? क्या है मतलब? पिस्टल है, और हाँ, पैसों का भी इंतजाम हो जाएगा। लेकिन कहां से? याद है शादी के वक्त आपके पिताजी ने मुझे 55,000 रुपए दिए थे, उनमें से ही बचा कर रखे। लेकिन वो पैसे तुम्हारे हैं। और अगर आपके होते तो आप नहीं छुड़वाते। और वैसे हमारे बीच में ये तेरा मेरा क्या हुआ? अब जाइए और जल्दी से मेरी देवरों को छुड़ा कर लाइए। लेकिन उन दोनों तक खबर पहुंचाएगा कौन? मैं जाऊंगी। लेकिन अदालत में लोग तुम्हें देख चुके हैं, पहचान लेंगे। नहीं पहचानेंगे। कैसे? जब मैं जयपुर से तुम्हारे लिए 8 पिस्टल ले आई तो किसी ने पहचाना? तुम्हारे लिए सब्जी की टोकरी में बम इधर से उधर करती हूँ, तब किसी ने पहचाना? नहीं ना। मैं भगत की भाभी नहीं, उसकी बुढ़िया चाची बनकर जाऊंगी। हाँ, मैं कभी नहीं समझ पाया था कि महिला कॉलेज में हिंदी पढ़ने वाली मेरी पत्नी नौटंकी करना भी जानती है। अभी आपने दुर्गा का असली रूप देखा ही कहाँ है। अब चुपचाप अपनी तैयारी कीजिए, मैं जाती हूँ। वैसे ये यशपाल कहाँ मर गया? जब से कोलकाता से वापस आया है, इसका काम में मन नहीं है। किसने का काम में मन नहीं है? बम तैयार कर दिए भगवती भाई, छत पर धूप लगाने के लिए रख दिया है। मुझे बम का टेस्ट करना है जाने से पहले। भगवती भाई को बॉम्ब टेस्ट करने की इतनी जल्दी थी कि घंटे भर भी इंतजार न कर पाए और अपने ही 2 क्रांतिकारी साथियों सुखदेव राज और वैशंपायन को बम के खोल में मसाला भरने का आदेश दे दिया। बम तैयार हुआ और वे सुखदेव राज और वैशंपायन को लेकर रावी नदी के किनारे जंगल में चले गए। बोट में सवार होकर वे लोग गहरे जंगल में उतर गए। फिर उचित स्थान देखकर एक बड़े से गड्ढे में बम का परीक्षण करने का आदेश भगवती भाई ने दिया। लेकिन जैसे ही सुखदेव राज ने बम हाथ में लिया तो उसे कुछ शक हुआ। भगवती भाई, मुझे इसकी पिन थोड़ी ढीली लग रही है। जरा मुझे दिखाना तो। पीछे हटो तुम लोग, 4 दिन के नौसिखिए, अब बम की पिन खींचोगे? भाई इस बम को रहने दीजिए, पिन ढीली है, खतरा हो सकता है। चुप रहो। बम का परीक्षण करना जरूरी है, इसकी जरूरत पड़ सकती है। क्रांतिकारी होकर तुम खतरे की बात कब से करने लगे? चलो दोनों 10-10 फीट दूर हट जाओ। जैसे ही सुखदेव राज ने भगवती भाई की तरफ नजर डाली तो लड़खड़ाकर हैरत से जमीन पर गिर पड़ा। सामने का मंजर बेहद भयावह था। भगवती भाई के जिस हाथ में बॉम्ब था वो कलाई से गायब था। दूसरे हाथ की सारी उंगलियों के चिथड़े उड़ गए थे। पेट में एक बड़ा सा छेद हो गया था जिससे आंतें बाहर लटक रही थी। भगवती भाई, ये क्या कर दिया आपने? मैंने कहा था मुझे करने दीजिए। रोता क्यों है पगले? तुम दोनों को कुछ होता तो मैं आजाद को क्या मुंह दिखाता? गम तो इस बात का है कि मौत कमीनी 2 दिन का भी इंतजार नहीं कर सकी। रुक जाती तो भगत और बटू दोनों हमारे साथ। सुनो वैशंपायन, आजाद से कहना है कि मेरी मौत मेरे भाइयों की आजादी के रास्ते का पत्थर नहीं बनना चाहिए। उनसे कहना कि कॉमरेड भगवती इस मिशन को पूरा न कर पाने का मलाल दिल में लेकर मरा। भगवती भाई!
भगत सिंह की ये जिंदगी आगे क्या मोड़ लेती है, ये मैं यानी तिरंगा आपको बताऊंगा अगले एपिसोड में। तब तक सुनते रहिए। जय हिंद। आप सुन रहे हैं आजाद हिंद, भगत सिंह की कहानी तिरंगे की ज़बानी, ओनली ऑन फीवर स्टोरीज।